Class 10 in social science. We are seeing economic subject, chapter 2nd, sectors of Indian economy. Today we will see its last part, division of sectors as organized and unorganized. We have seen in the previous videos about the sectors, how it is divided, and we have also seen where are most of the people employed and how to create more employment. Today, the discussion we have taken is division of sectors as organized and unorganized, in which we will see how the country's economy is divided into various activities. We shall look at the way people are employed. What are their conditions of work? Are there any rules and regulations that are followed as regards their employment? जब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं तो हम इसे नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। कहने का मतलब है कि लोग किस तरह से कामों में नौकरियां करते हैं, किस तरह से कामों में संलग्न हैं। क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है, यानी कि वो किस तरह के हालतों से गुजरते हैं, उनको जिस तरह के काम में रखा जाता है वहाँ पे काम करने के कंडीशंस क्या हैं और इन कंडीशंस के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉस है और इनसे काम करने वाले लोगों को क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दो एग्जाम्पल हैं, एक कांता और एक कमल का। कांता एक ऑफिस में काम करती है और वो अपने ऑफिस सुबह 9:30 बजे आती है और शाम को 5:30 बजे तक रहती है। उसे अपनी सैलरी हर महीने के आखिर में रेगुलरली मिलती है और सैलरी के अलावा उसको प्रोविडेंट फंड, जो कि रूल्स हैं गवर्नमेंट के, वो फैसिलिटी भी मिलती है। दूसरी बात कि उसको मेडिकल और दूसरे अलाउंसेस का भी फ़ायदा पहुंचता है। कांता संडे को ऑफिस नहीं जाती है और ये एक पेड हॉलीडे है, यानी कि संडे को अगर वो काम नहीं भी करेगी तो उसको संडे का पैसा मिलेगा। जब उसने वर्क पे ज्वाइन किया था तो उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया गया था जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस काम के बता दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर कमल, जो कि कांता का ही पड़ोसी है, वह एक डेली वेज लेबरर है जो कि एक राशन की दुकान पे काम करता है। वह सुबह 7:30 बजे जाता है और रात के 8 बजे तक वहाँ पर काम करता है। उसको अपने तनख्वाह के अलावा कोई अदर अलाउंसेस नहीं मिलती हैं, यहाँ तक कि जिस दिन वो काम पे नहीं जाएगा उस दिन का पैसा उसको नहीं दिया जाता है और ना ही उसको कोई भी पेड हॉलीडेज या छुट्टी मिलती है और किसी भी तरह का कोई लेटर उसको नहीं दिया गया था ज्वाइनिंग कराने के लिए। बस वो काम मांगने आया और काम पे रख लिया गया। और दूसरी बात कि उसको अगर ज़रूरत नहीं है तो कभी भी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे आप दो कंडीशंस देख रहे हैं, दो अलग अलग कंडीशंस है काम करने के कांता और कमल के बीच में। कांता, जो कि एक ऑफिस वर्कर है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित क्षेत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कई सारे इंटरप्राइजेस और प्लेस ऑफ वर्क जो हैं वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत चलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं इन ऑफिसेस या फैक्ट्रीज के लिए, जिसको हम लोग वर्क रूल बोलते हैं, वो अप्लाई किया जाता है, वो लागू किया जाता है। और यहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं उनको काम का एश्योरेंस मिलता है, भरोसा दिया जाता है और उनको रेगुलर तनख्वाह भी दी जाती है। They are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act. फैक्ट्री एक्ट के तहत जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इन लोगों को मानने होते हैं, जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं।
और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत, जिसमें पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट भी शामिल है, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट भी है। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीड्योर्स। इसको संगठित क्षेत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से नियमों से बंधकर चलता है और सभी को ये नियम मानने होते हैं। सम ऑफ दिस पीपल may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. जो कोई भी इसमें काम नहीं कर रहा है वे अपना काम खुद कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई मालिक नहीं होता है। इसमें जो मालिक हो रहा है वो सरकार होती है या बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, लेकिन इन सब को भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और इनको सारे नियम कायदे मानने पड़ते हैं। अगर आप दुकान भी खोल रहे हैं तो दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सरकार के सारे नियम मानने पड़ते हैं। और जो भी वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा हैं वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एंजॉय करते हैं, यानी कि उनको काम करने की पूरी आज़ादी होती है और उनको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता है जब तक उनकी उम्र ना हो रिटायरमेंट की, यानी कि इसको हम लोग रोजगार सुरक्षा का लाभ बोल सकते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि इनको एक निश्चित अवधि तक ही काम करने हैं, यानी कि काम के घंटे इनके लिए फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर ये ज़्यादा काम करेंगे तो उनको ज़्यादा तनख्वाह दी जाएगी, यानी कि ओवर टाइम विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, और जो उनको नौकरी पे रखते हैं वो लोग अलग से इनको फ़ायदा देते हैं। व्हाट आर दीज बेनिफिट्स? अब ये बेनिफिट क्या हैं, क्या फ़ायदे दिए जाते हैं इनको? सबसे पहला तो दे गेट पेड लीव, सबसे उनको छुट्टी दी जाती है जो कि पेड होता है, यानी कि अगर वो काम नहीं करेंगे उस दिन उनका भी पैसा मिलेगा। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है जिसको हम लोग पीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। ग्रेजुएटी है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, सारे पैसे जोड़कर दिए जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है कानून के तहत, और जो फैक्ट्री मैनेजर होता है वो और भी बाकी सुविधाओं को देखता है, यानी कि काम करने की जगह पे साफ पीने का पानी उपलब्ध है कि नहीं, उसका काम है उपलब्ध करवाना। फिर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है सरकार के नियम के अनुसार, यानी कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए। और जब वो रिटायर करते जाते हैं यानी कि वर्कर्स, तो फिर उनको पेंशन्स भी मिलता है। वहीं दूसरी ओर कमल जो कि एक दुकान में काम करता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहने का मतलब हुआ असंगठित क्षेत्र जिसमें कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किया जाता है, हालांकि उनको करना चाहिए। एंड इट इज़ स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो छोटे छोटे दुकान वाले या फिर फेरी वाले या और भी इस तरह के जितने भी काम करने वाले हैं ये इस तरह से फैले होते हैं कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है और ना ही ये किसी तरह का नियम कायदा यानी कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। दूसरी ओर इसमें जो भी काम करता है वो लो पेड होता है, यानी कि उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती है और वो भी रेगुलर नहीं होती है, यानी कि अगर काम नहीं है तो फिर उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, और ना ही किसी दिन ज़्यादा काम किया तो उसके अलग से पैसे दिए जाते हैं। किसी तरह की पेड लीव्स इनको नहीं दी जाती है, यहाँ तक कि बीमार होने के बावजूद इनको किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है। दूसरी ओर एम्प्लॉयमेंट इनका सिक्योर नहीं है, यानी कि नौकरी सुरक्षित नहीं है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि काम नहीं है तो इनको बिना किसी कारण बताए हुए काम से हटा सकते हैं, बैठा सकते हैं और बिना कोई पैसा दिए। ए लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और बहुत कुछ तो जो नौकरी देने वाले हैं उनके मर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं स्ट्रीट
वर्कर्स यानी कि जो गली में रास्ते पे घूम घूम के सामान बेचते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे रिपेयर शॉप हुआ, चाय दुकान हुआ, इस तरह से, तो इन सब का भी कोई भी सरकारी कानून नहीं फॉलो किया जाता है इनके द्वारा, और ना ही इन पर लागू होता है, और ये पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को किस तरह से हम सुरक्षा प्रदान करें, किस तरह से उनको अच्छे अवसर दें ताकि वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही बाकी सुविधाओं को पा सकें। It is also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopt such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector jobs. कई बार ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए सरकार के नियम कायदों को ताक पे रख देते हैं और किसी भी तरह का कोई फैसिलिटी अपने यहाँ काम करने वालों को नहीं देते हैं। They are often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर में कई सारे लेबर्स काम करते हैं। इन लेबर्स का काम करने का कोई आवर फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनका सैलरी भी रेगुलर नहीं होता है, और दूसरी ओर ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी भी नहीं देते हैं, ना ही इनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा होती है, ना पीने का पानी उपलब्ध होता है, ना बाथरूम, टॉयलेट, मेडिकल लीव्स, पेड लीव्स, ये सब कुछ भी नहीं होता है। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings. Since, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. 1990 से लेकर आज तक हम देखते आए हैं कि कई सारे वर्कर्स जो होते हैं, एक बड़ी संख्या में, वो अपनी नौकरियां खो देते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी। और ये वर्कर्स जो हैं, इनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह इनसे काम किया जाता है, इनसे ट्रीट किया जाता है। हेंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क, देयर इज ऑल्सो ए नीड फॉर प्रोटेक्शन। काम करने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग आ सके, लेकिन इनकी नौकरियों का सुरक्षा करना भी जरूरी है। इनको एक सुरक्षित पेड वेजेस भी देना होगा और इनको सपोर्ट करना होगा ताकि ये भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही काम कर सकें। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन। अब ये देखते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है। आखिर इनको हम किस तरह से संगठित क्षेत्र की तरह सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers. हम लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि ये असंगठित क्षेत्र की तरह ही हैं, जिनमें कई सारे भूमिहीन कृषि हैं, लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, और छोटे और सीमांत किसान हैं। उसके बाद फसल बटाईदार हैं, कारीगर हैं, जो जैसे बुनकर, लुहार, बढ़ई, सुनार वगैरह। Nearly 80% of the rural households in India are small and marginal farmer category. कहते हैं कि भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार जो हैं वो छोटे किसान की गिनती में आते हैं और इनके पास अपनी ज़मीनें भी नहीं होती हैं। These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, भंडारण सुविधा और मार्केटिंग यानी कि मार्केट तक इनको पहुंचाने के लिए परिवहन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए और इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन द अर्बन एरियाज
Unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industry, casual workers in construction, trade and transport etc. शहरी क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि कई सारे असंगठित क्षेत्रक मुख्यतः जो है छोटे उद्योग के लेबर जो हैं वर्कर और भवन निर्माण में काम करने वाले लोग, व्यापार या फिर ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले जो लेबर हैं वर्कर हैं, सड़कों पर जो वेंडर्स का काम करते हैं, सिर पर बोझा ढोने वाले कुली लोग हैं, या फिर कपड़े के निर्माण करने वाले टेलर्स जो हैं, कबाड़ उठाने वाले हैं, इन सब लोगों से शहरी क्षेत्र का अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनता है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, खास करके रॉ मटेरियल और मार्केटिंग के फील्ड में। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनको शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा देने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज फाइंड देमसेल्व्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम ये भी पाते हैं कि जितने भी लेबर हैं, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र के लेबर हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। एक तो इन लोगों को कम पैसे दिए जाते हैं, इरेगुलर है पेमेंट इनका, और ऊपर से इनको कई सारे सामाजिक भेदभाव का शिकार भी होना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। हम कह सकते हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी, लेबर्स को भी संरक्षण और सहायता की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। इकोनॉमी में और दूसरे सेक्टर्स की तरह ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का भी अपना एक अलग महत्व है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, पब्लिक सेक्टर कहते हैं सरकारी जो कंपनियां हैं उनको, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ को पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और जो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जो निजी संपत्ति है जिनकी, वो प्राइवेट सेक्टर्स में कहलाते हैं, जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति, हीरो होंडा, है ना, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं। और पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवेज हो गया, भेल हो गया, सेल हो गया, ये सारे। तो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of services। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को जब हम सेक्टर्स में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं, तो एक तरीका होता है कि इन संपत्तियों का मालिक कौन है और कौन सेवा देता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं, इसमें अधिकांश जो संपत्ति है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी संपत्तियां हैं या सेवा हैं, सर्विसेज हैं, उनकी वितरण की जिम्मेदारी जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। तो इसमें कई सारे उदाहरण हैं जो कि मैंने पहले भी बता दिया। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये पब्लिक सेक्टर्स हैं, है ना, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। और अगर हमें उनसे कुछ चाहिए होता है, कोई सेवा, तो हमें उसके बदले में पैसे देने होते हैं, तभी वो सेवा हम हासिल कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। वहीं दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर जो होता है, उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, किसी तरह का लाभ कमाना नहीं है, बल्कि वो लोगों से टैक्स के द्वारा या दूसरे माध्यम से
पैसे लेती है और इस तरह की फैक्ट्रियाँ या सर्विसेज देने का काम करती है। Modern day governments spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do governments spend on such activities? Let's find out. आज की जो सरकारें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ पर क्यों खर्च करती हैं, और ये जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ है, वो क्या हैं, और इन पर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च क्यों करती है, चलिए हम देखते हैं। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. Why? कई तरह की चीज़ हैं जो समाज को चाहिए, जैसे स्कूल, जैसे अस्पताल या और भी दूसरी चीज़ें। अगर हम ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से मांगें तो हमें इसके बदले में पैसे चुकाने होंगे। क्यों? Some of these need spending large sums of money which is beyond the capacity of the private sector. कई बार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं है, तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट वो काम करती है। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल who use these facilities is not easy. Even if they do provide these things, they would charge a high rate for their use. कई बार हजारों लोगों से पैसे लेकर ये सुविधाएं देने का काम होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। जो प्राइवेट कंपनियां ये काम करती हैं वो इसके बदले काफ़ी मोटी रकम पब्लिक से वसूलती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, etc. ये सारे काम में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि एक आदमी या कंपनी के बस की बात नहीं है। Thus, governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. इसीलिए इन सारे काम को सरकार अपने ऊपर ले लेती है और उसके ऊपर खर्च करके इन सारी फैसिलिटीज़ को समाज को सौंपती है और ये देखती है कि हर किसी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए बिना किसी प्रॉफिट के। वहीं दूसरी ओर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट encourage it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in many industries. कई बार गवर्नमेंट को दूसरे एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना पड़ता है जो कि प्राइवेट सेक्टर अपने बलबूते पर कंटिन्यू नहीं कर सकती है। जैसे कि बिजली को बेचना, गवर्नमेंट बिजली बनाती है और बेचती है और काफ़ी कम पैसे में, लेकिन अगर ये प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए तो ये बिजली इतनी महंगी होगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उसका कॉस्ट नहीं सह पाएगी और उसे बंद होना पड़ेगा, खास करके स्मॉल स्केल यूनिट्स को। गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ऐसे हालत में गवर्नमेंट आगे आती है और वो बिजली बनाने और सप्लाई करने का काम करती है और एक उचित मूल्य लेती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या और दूसरे इंडस्ट्रीज से, और बाकी का जो पैसा होता है, जो घाटा होता है, गवर्नमेंट वो अपने तरफ से लगाती है और उसको कम करने की कोशिश करती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट ए फेयर प्राइस। उसी तरह से हम लोग देखते होंगे कि कई बार गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, खास करके चावल और गेहूँ, और एक उचित मूल्य उनको देती है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल्स एट ए लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू रेशन शॉप्स। ये अनाज जो है वो PDS सिस्टम के द्वारा, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा गरीब लोगों में या ज़रूरतमंद लोगों में वो देने का काम करती है बहुत ही कम पैसे लेकर। क्लास 9 में फूड सिक्योरिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी। द गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो गवर्नमेंट ये काम सिर्फ इसलिए करती है ताकि किसानों को भी लाभ पहुँचे और कंज्यूमर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे अनाज, वो भी इन अनाज को खरीद सकें। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से कई सारी ऐसे काम हैं
जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट की प्राथमिकता में शामिल है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इज़ वन एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पर हम हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये फैसिलिटीज़ जो है अगर प्राइवेट को दे दिया जाए तो वो इतनी महंगी होगी कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट जो है वो ये काम करती है। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, particularly elementary education, is the duty of the government। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, जिसमें अभी आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास के स्कूलों में इस तरह के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल, वहाँ पे मिड डे मील योजना भी चलाई जाती है, ताकि एक टाइम का खाना गरीब बच्चों को या ज़रूरतमंद बच्चों को दिया जा सके और उसके लालच में वो स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। ये काम किसी प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये काम इसलिए भी किया करती है गवर्नमेंट क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है और शायद विश्व में सबसे बड़ी। सिमिलरली उसी तरह से वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन आर malnourished and a quarter of them are critically ill। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कई सारे बच्चे कूड़े चुनते हैं या फिर इस तरह के काम करते हैं, है ना, छोटे मोटे। तो ये बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत ख़राब होता है, बहुत कमज़ोर होते हैं और ज़्यादातर बीमार रहते हैं। वी हैव रेड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। हम लोगों ने IMR के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों की यानी कि मृत्यु दर जो है शिशुओं की बहुत ज़्यादा है, खास करके उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट को और सारे काम करने के अलावा मनुष्यों के विकास के लिए, यानी कि हमारे विकास के लिए कई सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाना, गरीबों के लिए घर उपलब्ध करवाना और भोजन भी उपलब्ध करवाना सरकार का ही प्राथमिकता में शामिल है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पोरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और ये सरकार का ही काम होता है कि वो गरीबों का ध्यान रखे और ऐसे क्षेत्रों का जिसमें अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंची है, और ऐसे एरियाज़ में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने का काम करती है। हम जब इस चैप्टर के अंत में आते हैं तो ये पाते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उसमें क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स हैं। एक तरीका जो था वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने का हम लोगों ने देखा। One way of doing this is to examine whether the activity relates to the primary, secondary और tertiary sectors। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस सेक्टर में आती हैं उसको हम लोगों ने देखा था, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्सरी सेक्टर्स में। The data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to GDP। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा है कि टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन अब टर्सरी सेक्टर भी रोजगार देने के मामले में आगे हो गया है। वी हैव ऑल्सो सीन व्हाट ऑल कैन बी डन फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री। हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से लोगों को अपने देश में रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो था वो ये देखना था कि लोग जो हैं वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उनको क्या फैसिलिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड प्रोटेक्शन इज नेसेसरी फॉर देम। तो जब हम इन दोनों सेक्टर्स को देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और इनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो लुक्ड एट द डिफरेंस between private and public activities and
व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़ टू फोकस ऑन सर्टन एरियाज। और हम लोगों ने आखिर में ये देखा कि प्राइवेट और पब्लिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक एक्टिविटीज़ जो है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इस चैप्टर के अंत में जब हम पहुंचते हैं तो हम लोग अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जान जाते हैं। तो आगे आप असाइनमेंट्स जो दिए गए हैं उसको पूरा करके मुझे दिखाने का काम करेंगे।